25 अगस्त 1989 को रात 8 बजे पर इलाहाबादिया एलियस विजय निवासी गांव कोरहोदा के मर्डर के आरोप में अंशराम, परसराम और हरिलाल पर मुकदमा चला था। इसके लिए अगले दिन 26/8/1989 को सुबह 10 बजे पर थाना हिर्री, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश में FIR दर्ज करवाई गई थी और यह FIR दर्ज करवाई थी PW9 जुगमती बाई ने, जो पास के गांव खापरी की कोतवालिन थी। कोतवालिन माने महिला चौकीदार थी। पुलिस जांच के दौरान हत्या के हथियार के रूप में 3 लाठियां बरामद कर ली गई थीं। मृतकों की PM रिपोर्ट केस फाइल के रिकॉर्ड पर मौजूद थी। ट्रायल कोर्ट में PW2 सीताराम ने केवल आरोपी हरिलाल का नाम लिया था, बाकी 2 आरोपियों के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन PW6 ने सभी 3 आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी और ट्रायल कोर्ट के मुताबिक यह PW6 एक होली रिलायबल किस्म का गवाह था। हमने अनेक बार अनेक वीडियोस में कहा है ना, गवाह 3 प्रकार के होते हैं, होली रिलायबल, होली अनरिलायबल, नाइदर होली रिलायबल नॉर होली अनरिलायबल। ये 3 प्रकार के गवाह होते हैं। तो ट्रायल कोर्ट ने इस वाले गवाह को होली रिलायबल गवाह माना था। इसकी गवाही मेडिकल एविडेंस से भी पुष्ट हो रही थी। बरामदा लाठियों पर भी खून लगा हुआ था। इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने PW6 की गवाही को आधार बनाकर तीनों आरोपियों को सजा का हुक्म सुना दिया था। ट्रायल कोर्ट की इस सजा के खिलाफ तीनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की थी। अंशराम की अपील फाइल के दौरान ही मृत्यु हो गई, जिससे उसकी अपील को एबेट कर दिया गया। बाकी दोनों आरोपियों परसराम और हरिलाल की अपील हाई कोर्ट के सामने रखी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन अपीलों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद दोनों दोषी अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। केस का नाम है हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो ये अब छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अपील नंबर 2216 और 2217 थी, जो 2011 में फाइल की गई थी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इसे सितंबर 5, 2023 को डिसाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस केस में मोटिव पर ध्यान दिया, साइड प्लान पर ध्यान दिया और गवाहों के आपसी विरोधाभास पर ध्यान दिया। इस केस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध के लिए मोटिव, साइड प्लान तथा गवाहों के बीच उठ रहे म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्शन पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस अपराध को करने के लिए आरोपियों के पास कोई भी मोटिव नहीं था। प्रोसिक्यूशन ने कोई भी मोटिव ना तो दर्शाया था और ना ही उसका कोई सबूत रिकॉर्ड पर लगाया था। इसी तरह से उसने कोई भी गवाह ऐसा नहीं दिया था जो मोटिव को साबित करता हो। लगभग यही स्थिति इस केस में घटनास्थल को दिखाने वाले नक्शे की थी, यानी साइड प्लान की थी। यह नक्शा PW9 शिकायतकर्ता के द्वारा बनवाया गया था। गवाह PW2 और PW6 के मुताबिक मृतक के ऊपर अंशराम के घर के सामने हमला हुआ था, लेकिन पूरे नक्शे में, साइड प्लान में कहीं भी अंशराम का घर नहीं दिखाया गया था। दूसरी ओर जो साइड प्लान एग्जिबिट P21 और P22 केस फाइल पर लगाया गया था, उसके अनुसार और PW9 की गवाही के अनुसार भी मृतक की डेड बॉडी अंशराम के घर से 300 फीट दूर मंदिर के पास पड़ी हुई मिली थी। प्रोसिक्यूशन की गवाही में ऐसी कोई गवाही नहीं थी, ऐसा कोई सबूत भी नहीं था जिसके द्वारा यह समझाया गया हो कि डेड बॉडी ने 300 फुट की यात्रा कैसे पूरी की थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से डेड बॉडी को तो वहीं मिलना चाहिए था जहां पर घटना हुई थी, लेकिन घटना के होने का स्थान एक जगह बताया गया था और डेड बॉडी उससे 300 फुट दूर मिली थी। ऐसा कोई सूत्र नहीं था जो इस 300 दूरी की यात्रा को डेड बॉडी ने कैसे किया, इस बात को समझाता हो। पुलिस आईओ की गवाही में ऐसा आया था कि उसने डेड बॉडी को खींचे जाने के निशान देखे थे, लेकिन ये निशान कैसे बने थे, किसने खींचा था डेड बॉडी को, इस बात का कोई स्पष्टीकरण उस पुलिस आईओ के पास भी नहीं था। यहां आप देख और समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं लाइनों पर चल रहा था और रिकॉर्ड पर आए एविडेंस को देख रहा था, उसको समझ रहा था, जो कि इंडियन लीगल सिस्टम आपको अपने वीडियोस में समझाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अपराध के मोटिव को समझने का यत्न किया। वह नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट साइड प्लान को जांचने लगा। साइड प्लान में भयंकर अस्पष्टता थी, तो साथ साथ यह भी दिखाई दे रहा था कि गवाहों के बयान में किस तरह से अंतर्विरोध घर कर चुका था। PW2 कुछ कह रहा था, PW6 कुछ कह रहा था और PW9 की तो बात
तो पहले के दोनों गवाहों से बिल्कुल अलग थी। हमें डिफेंस काउंसिल का गुणगान करना चाहिए, जिसने ऐसा सुंदर क्रॉस करके हर बात को स्पष्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट आगे भी उसी लाइन पर चला जो हम अपने फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स को रोज बताते हैं। मोटिव, साइड प्लान व गवाहों की म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फर्द बरामदगी पर नजर डाली। साथ साथ ही मृतक की पीएम रिपोर्ट भी पढ़ी। पीएम रिपोर्ट में 2 बड़ी चोटें लेसरेशन वुंड्स की थी। आप सामने स्क्रीन पर देखेंगे लेसरेशन वुंड किस तरह का होता है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल एक कट लगा होता है, स्पष्ट कट होता है, दोनों तरफ की एजेस बिल्कुल क्लियर होती हैं। इसके बाद पीएम रिपोर्ट में आई हुई वो दोनों चोटें आप बड़ी देखिए जो लेसरेशन वुंड्स के रूप में दिखाई गई थी, ये आपके सामने है। तीनों आरोपियों ने लाठी बरामद करवा दी थी अपनी अपनी। यदि बरामदा हथियार लाठी था और तीनों के पास लाठी ही थी, तो फिर मृतक के सिर पर कटे के घाव यानी कि लेसरेशन वुंड्स कैसे बन गए थे, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सवाल अनसुलझा था। PW2 का बयान था कि उसने घटना PW9 कोतवारिन को बताई थी। कोतवारिन माने लेडी चौकीदार जो होती है। जबकि PW9 कोतवारिन का कहना था कि उसे किसी ने घटना के बारे में नहीं बताया था, वह तो अपने काम से गांव में आई थी और इस हत्या का पता लगा तो उसने पुलिस को लिखित में सूचना दे दी ताकि आगे इन्वेस्टिगेशन हो सके। PW2 और PW6 के मुताबिक घटना 25/8/1989 को शाम 7-8 बजे के बीच में हुई थी, लेकिन फिर भी इनमें से किसी ने पुलिस को घटना के बारे में, मृतक के बारे में, झगड़े के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। घटना की FIR अगले दिन 26/8/1989 को सुबह 10 बजे हुई, जब PW9 कोतवारिन के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। PW9 कोतवारिन का बयान देखने पर हमें 3 स्पष्ट सवाल यहां पर उठते हुए मिलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से पहला सवाल यह है कि PW2 के द्वारा घटना को देखने के दावे के बावजूद कि उसने 25/8/1989 को शाम 7-8 बजे घटना होते हुए देखी थी, उसके बावजूद उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी थी। दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वह यह है कि मृतक की डेड बॉडी जिस घटना स्थल पर उसके साथ मार पिटाई हुई थी, जिस घटना स्थल पर उसकी मृत्यु होना बताया जाता है, वहां से 300 फुट दूर पाए जाने की गुत्थी को कोई भी चश्मदीद गवाह सुलझा क्यों नहीं पा रहा था, क्यों नहीं बता रहा था या बताया जा रहा था कि मृतक की डेड बॉडी घटना स्थल से 300 फुट दूर कैसे पहुंची। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल इस केस में जो उठता था वह यह था कि यदि किसी चश्मदीद गवाह ने PW9 कोतवारिन को घटना की जानकारी नहीं दी थी, तो भी उसने नामजद रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई थी। देखिए, जो 2 व्यक्ति थे वो कह रहे थे कि हमने घटना देखी है, तो उन्होंने तो पुलिस को सूचना दी नहीं, वही बता सकते थे कि किसने घटना कारित की है। उधर से PW9 जिसने यह सूचना पुलिस को दी थी, उसने यह नहीं बताया था कि किसी चश्मदीद गवाह ने उसे सूचना दी हो, उसे तो अगले दिन पता लगा था। तो ऐसे में यह FIR, उसमें 3 आरोपियों का नाम क्यों लिखवाया गया था, बाय नेम FIR क्यों हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये तीनों सवाल होने के बावजूद एक बड़ा जवाब बन पा रहे थे, और वह था कि यह सारा सिनेरियो ना तो PW2 और ना PW6 इनमें से किसी ने देखा था। इनमें से कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। किसी भी गवाह का बयान मेडिकल एविडेंस को समझाने में असफल था। मेडिकल एविडेंस बता रहा था कि इसकी मृत्यु का कारण ये वाले सिर में बने हुए 2 लेसरेशन वुंड्स हैं, लेकिन लाठी से तो लेसरेशन वुंड्स नहीं बनेंगे। तो इसका अर्थ है कि घटना उस प्रकार से कारित नहीं की गई थी जैसी कि वह सामने FIR और मुकदमे के दौरान पाए गए तथ्यों के रूप में इन कागजों में वर्णित है। घटना किसी अन्य रूप से घटित हुई थी, उसमें संभव है कि एक तेज धार हथियार का इस्तेमाल भी किया गया हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पॉइंट उठाया जिस पर इंडियन लीगल सिस्टम सर्वाधिक जोर देता है, FIR को दर्ज करते समय प्रोसिक्यूशन के द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी है। वह एंटी टाइम्ड FIR, एंटी डेटेड FIR दर्ज करता रहता है, लेकिन इस बार प्रोसिक्यूशन के द्वारा बिना किसी कारण के ही कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना को रोक कर रखा गया और सही समय पर FIR दर्ज नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी कारण के एफआईआर दर्ज करने में की गई देरी को कोर्ट्स के द्वारा अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। एफआईआर में देरी से साक्ष्य में, सबूतों में मिलावट या एम्बेलिशमेंट की संभावना बढ़ जाती है और इसलिए कोर्ट्स को अधिक जागरूक होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक पहली सूचना यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन को रोक कर रखा जाता है तो ऐसे में शिकायतकर्ता पक्ष के द्वारा सोच विचार करते हुए तथ्यों को बदल देने की संभावना बनी रहती है। न सिर्फ योजनानुसार तथ्यों और आरोपियों को बदल दिया जाता है, बल्कि तुक्का यानी कि गेस वर्क लगाकर तथ्यों को छोड़ा और जोड़ा जाता है। पुरानी दुश्मनी के आधार पर संदेहास्पद लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ लगता है। PW2 ने केवल हरिलाल का नाम आक्रांता के रूप में बताया, जबकि बाकी दो आरोपियों के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा। PW6 की जब बारी आई तो उसने अपने बयान में तीनों व्यक्तियों का नाम आक्रांता के रूप में बयान किया और उन सब के हाथ में लाठी होना बयान किया, जबकि मृतक के ऊपर ऐसी चोटें अधिक हैं जो लाठी से नहीं है बल्कि किसी तेजधार हथियार से आती हैं। इस पूरे केस में खून से सनी लाठियों की बरामदगी बहुत अधिक संदेह पैदा करती है, क्योंकि यह भी प्रोसिक्यूशन का कहना नहीं है कि जब मृतक को मारा जा रहा था तो उसने आत्मरक्षा में लाठी चलाई थी। जब लाठी का प्रयोग हुआ ही नहीं लगता तो फिर लाठियां बरामद कैसे हो गई। और यह देखिए कि उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर खून लगा हुआ है। लाठियों पर लगे हुए खून की कोई फोरेंसिक जांच भी पुलिस आयुक्त के द्वारा नहीं करवाई गई थी। यह भी पता नहीं चला कि यह खून किसका है, इंसान का है या जानवर का है। अतः अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस अपील को मंजूर करके आरोपियों को बरी किया जा रहा है। तो आप यहाँ एक बात को बहुत ध्यान से देखेंगे और पाएंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। आज सुप्रीम कोर्ट में यदि इन आरोपियों को छोड़ा जा सका तो इसलिए कि इनके विद्वान वकील साहब ने अपने क्रॉस के दौरान सभी महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए थे, गवाहों के अंतर विरोध दिखा दिए थे, जो चोटें मेडिकल एविडेंस के द्वारा नहीं समझाई जा रही थी उनको अंडरलाइन कर दिया था। इस तरह उन्होंने वो सारे काम अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कर दिए थे जो एक अच्छे डिफेंस काउंसिल को अपने मुवक्किल को बचाने के लिए करने चाहिए। उन्हीं के अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन का परिणाम था कि आज ये आरोपी बरी होकर खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस न बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।